नमस्कार। सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर आजमगढ़ से, जहां पर अवैध शराब से भरी ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलट गई। आरोप के मुताबिक ट्रक में भरी अवैध शराब हरियाणा से बिहार लेकर जाई जा रही थी। मिट्टी के बोरे में ढककर शराब को ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के साथ शराब को कब्जे में लिया। पवई थाना क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शराब ले जा रही ये ट्रक पलट गई और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो मिट्टी का जो बोरा था उसके अंदर इसे छिपाया गया था। बातचीत करने के लिए अभिषेक उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कहां पर हुई है ये घटना और कितने की शराब जब्त की गई है? कहां से कहां लेकर जाई जा रही थी ये शराब? नीली, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार में शराब बेचना और पीना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, बावजूद इसके लगातार बिहार में हरियाणा से शराब का खेप पहुंच रहा है, जिसकी वानगी कई बार आजमगढ़ में देखने को मिला है, जहां पर ट्रकों से भरा शराब पुलिस बरामद करती है, उसका खुलासा भी करती है। उसी क्रम में आज पवई थाना क्षेत्र से एक ट्रक जो है गुजर रही थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तभी अचानक अनियंत्रित ड्राइवर को झटकी आती है और ट्रक जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खाई में पलट जाती है। जब ट्रक पलटती है तो उसमें देखा जाता है कि मिट्टियों से भरी बोरी के नीचे जो है करीब 50 लाख से अधिक अवैध शराब जो होते हैं, जो हरियाणा से बिहार लेके जाया जा रहा था, वो भी बोरी से बाहर निकल जाता है और उसकी शीशियां जो है सड़कों पर गिरी हुई पाई जाती है। जिसके बाद ग्रामीण इस पूरे घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देते हैं। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस पूरे ट्रक को अपने कब्जे में लेती है। हालांकि अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं कर पाई है कि ये जो शराब अवैध शराब थी उसकी कीमत कितनी है, लेकिन जिस तरीके से ट्रकों के कंटेनर में बड़ा शराब बरामद हुआ, उससे अनुमानित कीमत 50 लाख से अधिक का बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से बिहार में शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, अभी एक हफ्ते पहले ही एक ट्रक से भरा कंटेनर आजमगढ़ पुलिस ने ही पकड़ा था, जो हरियाणा से लेकर बिहार जाया जा रहा था। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से हरियाणा से ट्रक निकल रही है, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश से कई जिलों को क्रॉस करते हुए बिहार में एंट्री कर रही है, तो कहीं न कहीं पुलिस के और प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे। किस तरीके से जो है तीन प्रांत को पार करके बिहार शराब पहुंच रही है, पुलिस जो है पूरी तरीके से बेखबर रह रही है। तो अगर ये ट्रक आज पलटता नहीं तो ये भी बिहार का इसका कंटेनर पहुंच जाता और वहां भी इसकी सप्लाई हो जाती। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब अमेठी से खबर, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और इसके बाद उसमें आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। यह घटना कमरौली थाना क्षेत्र की है, जहां लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के कठौरा गांव के पास पिकअप के पलटने से उसमें आग। या फायर स्टेशन को कॉल करते हैं सर। फायर स्टेशन को सर कॉल करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आगरा के छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्मारक उस जगह पर बनाया जाएगा जहां पर शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने नजरबंद किया हुआ था। ये स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा। कुछ दिनों पहले आगरा पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इच्छा जाहिर की थी कि जिस जगह पर शिवाजी महाराज को नजरबंद किया गया, उस जमीन को अधिग्रहित करके महाराष्ट्र सरकार वहां एक भव्य स्मारक बनाएगी। अब फडणवीस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए बजट में जरूरी फंड को आवंटित कर दिया है। आगरा में कुछ दिनों पहले पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ताजमहल से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्मारक देखने पहुंचेंगे। ये स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा।
मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल का चौंका देने वाला वीडियो अब सामने आया है। यह वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का बताया गया। दावा किया गया कि सौरभ की हत्या करने और उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला के जिस होटल में रुके वहां पर घूमने गए। ये वीडियो उसी होटल का है। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि सौरभ की हत्या के दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं दिखी, बल्कि वो पूरे जोश के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि यह मौका मुस्कान के प्रेमी साहिल के जन्मदिन का था और सौरभ की हत्या करने के बाद शिमला के होटल में साहिल के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सौरभ की जान लेने के बाद दोनों आरोपी घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में गए हुए थे। अब आपको मुस्कान और साहिल के होली खेलने की तस्वीरें दिखाते हैं। मेरठ से टैक्सी में शिमला मनाली के बाद दोनों कसौली गए, जहां पर दोनों ने होली का जश्न मनाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों रंग में डूबे हैं, सेल्फी वीडियो शूट कर रहे हैं। यह वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखिए, इन दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि ये तो मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ। इस मामले में ड्रग्स एंगल भी सामने आया है। सौरभ राजपूत की हत्या का आरोपी साहिल ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो साल 2020-21 तक ड्रग्स का सेवन करता था। मुस्कान शराब पीने की आदी थी। मेरठ पुलिस को शक है कि सौरभ को मौत के घाट उतारने के बाद कसौली ड्रग्स का सेवन करने के लिए मुस्कान और साहिल पहुंचे थे। मेरठ पुलिस की कुछ टीमें आज शिमला मनाली भी जाएगी, जहां पर ड्रग्स एंगल पर तफ्तीश तेज की जाएगी। मुस्कान के पिता ने बताया कि वो अपने दामाद के लिए न्याय चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी ने जो गुनाह किया उसकी उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मुस्कान के पिता के मुताबिक सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने ये सारी बातें उन्हें भी बताई थी। मुस्कान के पिता का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। रोक के उससे बात करी मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूँगा, इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। मेरठ मर्डर केस में कैब ड्राइवर ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल शराब का शौकीन था। मुस्कान ने ड्राइवर के साथ बैठकर भी शराब पी। दोनों साहिल मुस्कान शिमला मनाली और रोहतांग गए थे और ड्राइवर को 54,000 का पेमेंट भी किया था। तो ड्राइवर ने अब ये सारे खुलासे किए हैं। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फोन आया 4-5 बजे, 9 बजे जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी पहुंच कर फोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फोन कर लेना।
मगर ठीक है उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे, वे चले गाड़ी में 7, सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहां से बैठाया दिल्ली चुंगी से। और संभल से बहराइच तक महमूद गजनवी के सेनापति सलार गाजी पर अब बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में नेजा मेला पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला और जौनपुर के गाजी मियां मेले पर तलवार लटकती नजर आ रही है। बहराइच में वीएचपी और हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हर साल 15 मई से सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर बैन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि बहराइच में जिस जगह सैयद सालार महमूद गाजी की दरगाह बनवाई गई थी वहां पहले हिंदू समुदाय का सूर्य मंदिर हुआ करता था। वीएचपी ने मांग की है कि जिला प्रशासन अपनी निगरानी में वहां मौजूद सूर्य कुंड को भी खुलवाए। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी कहा कि जो लोग मंदिर को तोड़कर देश की अस्मिता को लूट गए उनका महिमामंडन नहीं होना चाहिए। नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। और यहाँ पर जो दरगाह मेले की बात है, ये 12वीं शताब्दी से पूर्व सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर को तोड़कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दरगाह बनाई गई। ठीक है, मृत्यु के 200 साल बाद, 200 साल तक वो लाश जो थी, जो मारा गया मसूद गाजी, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन दरगाह उसके नाम पे जरूर यहाँ चल रही है। ये सालार मसूद गाजी ही नहीं है, जो भी आक्रांता हैं, जिन्होंने भारत की अस्मिता को लूटने का काम किया, भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया। महाराज जी का सीधा ये कहना था कि ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है। हम पुरानी सनातन परंपरा पे फिर से वापस आ रहे हैं और उसी पे हम लोगों को जोर देना। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सलार महमूद गाजी की दरगाह पर हर साल 15 मई से लगने वाले जेठ मेले पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रधारक दल नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और डीएम ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। सैयद सलार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था, और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पे मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए और यही हमारी मांग है। और जो दरगाह शरीफ जो स्थान है, वो हम लोगों का पहले सूर्य मंदिर था, उसी को तोड़ करके वहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। उसका एक न्यायिक जाँच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में, ये हम सबकी मांग है। संभल में मेले पर बैन लगाने वाली मांग अब बहराइच तक पहुंच गई है, क्योंकि बहराइच में ही महमूद गजनवी के सेनापति रहे सैयद सलार मसूद गाजी को दफनाया गया था। अब इस जगह पर मजार बनाती गई है। बाद में ये मजार गाजी मियां के नाम से प्रसिद्ध हो गई और इस दरगाह पर हर साल करीब 1 महीने तक जेठ मेला लगना शुरू हो गया। गाजी मियां के इस मजार पर और जेठ मेले में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग भी पहुंचते हैं। वहां धुआं पड़ने के साथ साथ मन्नतें भी मांगी जाती हैं। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ जवानों के पास होगा। जी हां, पहले फेज में 1047 सीआईएसएफ जवान तैनात किए जाएंगे। सीआईएसएफ जवानों के आवास की व्यवस्था वहां पर यमुना अथॉरिटी करेगा। 1 कमांडेंट, 2 डिप्टी कमांडेंट, 7 असिस्टेंट कमांडेंट, 318 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत अन्य सीआईएसएफ तैनात जवान वहां पर रहने वाले हैं। सेक्टर 22A में 13.64 एकड़ जमीन का आवंटन यमुना अथॉरिटी करेगा, जहां पर इन्हें बसाया जाएगा। 15 मई तक कार्गो और डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। 25 जून तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की
शुरुआत हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा को लेकर अब सीआईएसएफ की तैनाती होगी। ये पूरी तरह से इस पर मुहर लग गई है। पहले फेज में 1047 सीआईएसएफ जवान तैनात करे जाएंगे। उसके बाद सीआईएसएफ जवानों के आवास की व्यवस्था वहां पर की जाएगी क्योंकि वो 24 आवर्स के लिए वहां पर ड्यूटी देंगे और इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो यमुना अथॉरिटी पर होगी। 1 कमांडेंट, 2 डिप्टी कमांडेंट, 7 असिस्टेंट कमांडेंट, 318 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत अन्य सीआईएसएफ के जवान जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर तैनात होंगे। सेक्टर 22 से में 13.64 एकड़ जमीन का आवंटन होगा जो कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से ही इन जवानों के लिए और अधिकारियों के लिए वहां पर घर बनाने या उनको बसाने के लिए होगा। 15 मई तक कार्गो और डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा, इस तरह की खबर है। वहीं 25 जून तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त त्वरित गति से वहां पर काम चल रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर जो एयरपोर्ट है उसका संचालन शुरू हो जाए। बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए कि जिस तरह से जानकारी आ रही है कि जो पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो सीआईएसएफ के जिम्मे होगा। शुरुआत में किस तरह से इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कितने अधिकारी, कितने वहां पर पुलिस के सीआईएसएफ के जवान होंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कब से जो कार्गो है उसका संचालन शुरू होगा और फिर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट का भी संचालन जल्दी शुरू हो जाएगा, जो डोमेस्टिक फ्लाइट है या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। तो क्या जानकारी इन सबको लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हाथों में रहेगी और ऐसे में शुरुआती यानी फर्स्ट फेज में, क्योंकि एक रनवे के साथ ये शुरू होगा और 1334 हेक्टेयर में ये बना है पहला फेज, और इसी में 1047 सीआईएसएफ के जवान रहेंगे जिसमें कि कमांडेंट रहेंगे, डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तमाम लोग सब तैनात रहेंगे और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ इनके रहने की व्यवस्था अब यमुना अथॉरिटी करेगा। और ऐसे में सेक्टर 22A में 13.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन का आवंटन किया जाएगा और इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस जमीन पर, क्योंकि ये जमीन कुछ भी जा रही है, निःशुल्क रहेगी और यहाँ पर आपको बता दें कि अब आवास विकसित किए जाएंगे ताकि जो सीआईएसएफ के जवान हैं 24 घंटे की तैनाती रहेगी। ऐसे में उनके रहने की व्यवस्था अब यमुना अथॉरिटी करेगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। तो सीआईएसएफ जवान संभालेंगे जो एयरपोर्ट है, जेवर में जो एयरपोर्ट तैयार हो रहा है उसके लिए, और इसके लिए अब बताया जा रहा है कि मुहर लग गई है। शुरुआत में कितने होंगे फर्स्ट फेज में, इस बात की भी जानकारी अब सामने आ गई है। और मुख्तार अंसारी का बेटा और एसबीएसपी अब्बास अंसारी जेल से रिहा हो गया। वो 2 वर्ष से भी अधिक समय तक कासगंज जेल में बंद था। अब्बास अंसारी को 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कई शर्तों पर जमानत मिली थी। इसके 14 दिनों बाद कोर्ट का आदेश कासगंज जेल पहुंचा, जिसके बाद अब्बास अंसारी की रिहाई हुई। आपको बता दें कि 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अब्बास अंसारी को जमानत दी थी। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के एक मामले में 4 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। 6 सितंबर 2024 को उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो लखनऊ के मलियाबाद में पुलिस से हुई मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी अजय मारा गया। अजय पर वाराणसी से आई महिला की हत्या का आरोप था। लूट और रेप के विरोध करने पर आरोपी ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अजय पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। पुलिस की टीम ने अजय को पकड़ने के लिए घेराबंदी भी की थी और इस दौरान अजय ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। अजय पर हत्या, लूट, अन्य गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज है। अजय द्विवेदी बीती रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दरअसल इस घटना से मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने जहां एक और
6 टीमों का गठन किया था, तो वहीं संबंधित आलमबाग के अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद इन 6 टीमों ने आसपास के लगे जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो पता चला कि जो ऑटो था वो मलिहाबाद के एक अस्पताल के सामने खड़ा नजर आया। जिसके बाद पुलिस ने जब उसके ओनर और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी हासिल की तो पुलिस ने सबसे पहले दिनेश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब दिनेश ने बताया कि इस पूरी घटना को अंजाम उसके सगे भाई अजय ने दिया है। अजय ने ही इस युवती को आलमबाग बस स्टैंड पर बिठाया था और फिर रास्ते में उसका मोबाइल छीन लिया और फिर उसके गंतव्य स्थल पर न पहुंचाकर मलिहाबाद की एक सन्यासी बाग में लेकर आया, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन जब युवती ने विरोध किया तो फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बुलंदशहर में पूर्व सभासद पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मामला कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के मोहल्ला पाठक का बताया जा रहा है, जहां दुकान से वापस लौट रहे पूर्व सभासद को गोली मार दी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिरोजाबाद में एक ट्रक का टायर फटने से हादसा हो गया। एक्सप्रेस वे की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक सर्विस रोड पर जा गिरा और ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर थाना मटसेना इलाके में हुआ। ट्रक हरियाणा से मक्का लेकर बिहार जा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बरेली में नाबालिग लड़की को अगवा करने का मामला अब सामने आ गया है। उसके दोस्त पर क्लास 9th की छात्रा का अपहरण, पिता ने 3 लड़कियों पर गाड़ी से अगवा करने का आरोप लगाया और इसको लेकर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। पीड़ित के पिता ने महिला पर गैंग चलाने का आरोप लगाया है। मामला समलैंगिक संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। और शाहजहांपुर में दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहां महज 200 रुपए के लिए बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक बेटे ने पहले तो पिता को बेरहमी से पीटा और इसके बाद उसने गहरे नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। थाना पुवाया के आजाद नगर मोहल्ले की ये वारदात है। आरोपी आनंद शराब पीने का आदी बताया जा रहा है और उसने अपने पिता की जेब से 200 रुपए निकालकर शराब पी ली थी। इसी बात को लेकर पिता बेटे से झगड़ा हो गया और फिर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हाथरस में शिव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया, जहां पर दान पात्र की नकदी और माइक चोर उठाकर लेकर गए। पूरा मामला नंगला रोड के पास का बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास मौजूद शिव मंदिर का है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सिंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अब जब मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दान पात्र टूटा हुआ था और मंदिर का सामान बिखरा पड़ा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ब्रज में वसंत पंचमी से शुरू हुई होली महोत्सव का आज आखिरी दिन है। भगवान रंगनाथ श्रद्धालुओं के साथ होली खेल रहे हैं। भगवान को रंग लगाने के बाद होली शुरू हुई। इसी खुशी में भक्त ढोल नगाड़ू की थाप पर झूम रहे हैं। इस दौरान मंदिर के पुजारी रथ से भगवान का प्रसादी रंग गुलाल और फूल भक्तों पर बरसा रहे हैं। भगवान रंगनाथ की सवारी वृंदावन में मंदिर के बाहर द्वारी मंडप के पास पहुंची, जहां पर भगवान को चांदी की पिचकारी से रंग लगाया गया। फिर भगवान की सवारी
12 द्वारी मंडप से निकालकर मंदिर परिसर में भ्रमण कराते हुए बाहर निकले। मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान करीब 2 क्विंटल फूलों की भगवान ने होली खेली। पूरा मंदिर परिसर फूलों की होली से रंगा नजर आया। आपको बता दें कि ब्रज में होली महोत्सव 40 दिनों तक चलता है और आज इसका समापन है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।